नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सामोता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिमिलरिटी के बारे में बताने वाला हूं। समरूपता क्या होती है और समरूपता पर बेस्ड जो थ्योरम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले समरूपता क्या होती है। तो आपके सामने कुछ डायग्राम बनाए हैं मैंने। ये त्रिभुज का बना रखा है, यहाँ पे वृत्त का बना रखा है, यहाँ पे कोई छाया चित्र है, किसी व्यक्ति का फोटो है जो मतलब बड़ा, छोटा और फिर उससे छोटा इस तरीके से बनाए हैं। इसी तरीके से तीनों फॉर्मेट में बनाए, त्रिभुज, वृत्त और छाया चित्र। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ग के 3 चित्र बना रखे हैं। इनकी सहायता से हम समझते हैं समरूपता की डेफिनेशन कैसे निकल कर आती है। समरूपता क्या होता है? एक समान रूप वाले। एक समान रूप का मतलब होता है ऐसी आकृतियां जिनका आकार एक समान हो। आकार एक समान होने का मतलब है ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। आकार के बारे में यही कहेंगे कि हमारे पास जो आकृति है वो त्रिभुज आकार है, तो ये क्या होगी? समरूप होगी। अभी ये पर्याप्त नहीं है, मैं बताऊंगा आगे पर्याप्त डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी। लेकिन एक बार हम इस जो वर्ड है उसको समझ सकते हैं। समान रूप वाली आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। तो ये त्रिभुज है, तीनों के तीनों त्रिभुजाकार। इसी तरीके से यहाँ पे 3 वृत्त लिखे, इनको भी ये कहेंगे ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। मतलब तीनों जो आकृति है वो वृत्ताकार है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या, एक व्यक्ति का फोटो है, एक बड़ी साइज में है, फिर उसका उसी व्यक्ति का फोटो छोटा है, फिर और छोटा है। इस तरीके से 3 फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो एक ही व्यक्ति का फोटो, इसका मतलब रूप तो क्या है? एक ही व्यक्ति का है। तो ये तीनों भी क्या होती है? समरूप होती है। इसी तरीके से वर्ग की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास कह दिया कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी त्रिभुजाकार आकृतियां समरूप हो। तो समरूपता की केवल आकार से समरूपता, एक समान रूप वाली आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। ये कहना पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त डेफिनेशन नहीं है। जो सही डेफिनेशन है वो क्या होगी? आपने ये तो कह दिया कि एक समान रूप वाली, जैसे अपन बात करें ये त्रिभुज है और वर्ग है, ये कभी समरूप नहीं हो सकते। आपको आकार एक समान लेना है। एक समान रूप वाली या एक समान आकार वाली आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनका आकार समान हो और उनकी संगत कोण, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और संगत कोण बराबर हो, तो आपकी जो डेफिनेशन होगी समरूपता की वो फुलफिल होगी। तो समरूपता के लिए क्या चीजें निकल कर आई? एक तो क्या होना चाहिए? आकार समान होना चाहिए। दूसरी चीज क्या निकल कर आई? भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या निकल कर आई कि संगत कोण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तभी आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है, अन्यथा आकृतियां समरूप नहीं होंगी। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास जो ज्योमेट्रिया मैंने बना रखी है इनमें किसी में भी माप नहीं दे रखी। माप नहीं दे रखी इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये देखकर नहीं बता सकते कि समरूप है या समरूप नहीं है। तो सबसे पहले आपको समरूप बताने के लिए क्या देना पड़ेगा? इसमें इनकी माप देनी पड़ेगी और उसी के आधार पर हम कहेंगे कि ये क्या है? समरूप है, अन्यथा नहीं कह पाएंगे। तो देखो आपके पास ये आकृति, इसको मैंने कह दिया A, B और इसको कह दिया C। आपके पास ये कोण लिखा हुआ है 60 डिग्री, ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं DEF। ये कोण आपका 60 डिग्री है, ये कोण आपका 50 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है। इसके साथ यहाँ पे दे दिया आपको ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसको दे दिया, ये आपकी जो है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे दी भुजाओं की माप। अब आपको क्या करना है? जैसे ये संगत समान अनुपात में होनी चाहिए भुजाएं, तो इसको हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है तो हमने कह दिया ये 4 सेंटीमीटर, ये कह दिया 3 सेंटीमीटर है और ये कह दिया 2 सेंटीमीटर। तो अब इन्हीं दोनों की तुलना करते हैं। अब देखो आपके पास दोनों आकृतियां समान रूप में दे रखी हैं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो समरूप कहेंगे इनको, कब कहेंगे? जब इनका आकार समान हो। तो पहली चीज हमने देख ली, आकार समान हो। यहाँ पे साथ के साथ परिभाषा बनाते जाते हैं।
सबसे पहली बात तो क्या देखनी है, आकार समान होना चाहिए। ये नहीं करेंगे कभी भी कि एक त्रिभुज ले लें और एक वर्ग ले लें, आयत ले लें, वृत्त ले लें, तो वो कभी भी समरूप नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आकार समान होना चाहिए, आकार समान। दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि आकार समान हो। एक बात देखिए, उसके बाद दूसरी बात देखिए, आपको संगत कोण समान होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखो ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है कोण ए 60 डिग्री, इसमें भी ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है। चलो एक कोण तो बराबर आ गया, दूसरा कोण देखो कोण बी यहाँ पे 50 डिग्री है, कोण ई यहाँ पे 50 डिग्री है, दूसरा कोण भी बराबर है, कोण सी 30 डिग्री है, कोण एफ 30 डिग्री है। मतलब संगत कोण, ऊपर वाला कोण ऊपर के बराबर, इस जो साइड में लिखा हुआ है इस साइड में, वो कोण इस साइड वाले के बराबर होना चाहिए, और जो एफ है उस साइड में लिखा हुआ तो वो इधर वाले के बराबर होना चाहिए। तो आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। ये हो सकता है आपके पास 60, 50 और 30 ही दिया हुआ होता, लेकिन कोण जैसे इसको 30 दे देता, इसको 50 दे देता, इसको 60 दे देता, तो भी ये आकृतियां समरूप होती। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने को संगत बनाने के लिए, कि जो 60 डिग्री का कोण लिखा हुआ है उसको इसी फॉर्म में लिखे। जैसे ऊपर 60 डिग्री है तो ऊपर 60 डिग्री वाले को लिखना है, इस साइड 50 वाला है तो इस साइड अपने को दूसरे त्रिभुज का भी 50 वाला लिखना है, फिर ही हम बता पाएंगे कि संगत कोण बराबर है। तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर। अभी भी एक चीज और बच गई, आपके पास दो चीजें तो कही, दो आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनका आकार समान हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तीसरी बात, तो देखो संगत भुजाएं समान अनुपात में कैसे होती है। आपके पास लिखी हुई है ये AB, तो इस दूसरे त्रिभुज की लेफ्ट साइड में कौन सी भुजा है D, तो AB बटे D, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या आएगा देखो 8 बटे 4, काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम, तो क्या आ गया अनुपात 2 अनुपात 1 आ गया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले त्रिभुज की देंगे AB बटे DE। अब ये वाली भुजा लेते हैं AC बटे DF, राइट वाली भुजा के साथ राइट वाली लेंगे, तो AC बटे DE बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 2 बटे 1 आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, तीसरी भुजा लेंगे BC बटे EF, तो यहाँ लिख देता हूँ BC बटे EF बराबर क्या आ गया 6 बटे 3 बराबर आ गया 2 बटे 1। तो जरा देखो यहाँ से हमने ये देखा कि ये भी 2 अनुपात 1, ये भी 2 अनुपात 1, ये भी 2 अनुपात 1, मतलब इस त्रिभुज की सभी भुजाएं, त्रिभुज DEF की सभी भुजाओं के समान अनुपात में है, मतलब संगत भुजाएं हम कह सकते हैं एक समान अनुपात में है। इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ जो है वो ही क्या होना चाहिए, इस वाली भुजा का भुजा EF के साथ अनुपात जो है। इसी तरह से भुजा AC का भुजा DF के साथ जो अनुपात है, तीनों भुजाओं का AB का DE से अनुपात, AB का DE से और AC का DF से और BC का EF से अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो तीसरी बात क्या निकल कर आई, भुजाएं दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजाएं संगत भुजाएं समान अनुपात में, संगत भुजाएं समान अनुपात में। तो ये अब आपके पास फाइनल डेफिनेशन निकल कर आ चुकी है। दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनका आकार समान हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है आकृतियां, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब वृत्त में कैसे देखेंगे, वृत्त वृत्ताकार होता है, इसमें कोण तो कहीं होता नहीं है,
तो आकार समान हो गया, दोनों ज्यामिति, दो की बात करें, तीन की बात करें, तीनों की तीनों क्या है, आकार समान है, सभी वृत्ताकार है। उसके बाद में देखना है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कहेंगे कि ये तीनों जो वृत्त हैं वो क्या है, समरूप है। समरूप तो हम यहाँ पे दो चीजों के आधार पर, आकार समान होगा, संगत कोण का यहाँ पे मैटर है नहीं, संगत भुजाएं यहाँ पर है नहीं, तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी वृत्ताकार आकृतियां होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, समरूप होती है। दो दो की तुलना करेंगे, ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी, ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। तो इसमें तो कोई मैटर बनता ही नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी इस त्रिभुज की है, और पूरी प्रश्नावली जो आपकी एक्सरसाइज 11 है उसमें हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और आकार समान हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इसी तरीके से वर्ग में बात करें, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग, इनमें भी वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, कोण तो मायने नहीं रखता। एक कंडीशन तो खत्म हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन आकार समान होगा तभी हम समरूपता की बात करेंगे, तो आकार समान है, साथ ही संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो आपके पास एक भुजा जितनी होगी दूसरी भुजा चारों की चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसी तरीके से जैसे मान लो इसकी एक भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4, इसकी एक भुजा 3 मान ली तो सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, 3-3 सेंटीमीटर। अब संगत भुजाएं समान अनुपात में 4/3, 4/3, 4/3, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो वर्ग में भी क्या होता है, जितने भी वर्ग होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वर्गों की बात करें समरूपता की, तो वर्ग सदैव समरूप होते हैं, वृत्त सदैव समरूप होते हैं। यदि किसी एक ही व्यक्ति का छायाचित्र है और वो उसका जो आकार है वो बड़ा छोटा करके दे रखा है तो वो भी हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी तरीके से सर्वांग समता से कंपेयर करते हैं इसको, तो समरूपता की डेफिनेशन तो ये निकल कर आ गई। अब देखते हैं सर्वांग समता, क्योंकि आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन छोटा पूछा जा सकता है समरूपता और सर्वांग समता में कंपेयर करके, तुलना करके। तो देखो सर्वांग सम जो है वो क्या होती है, समरूपता तो हमने देख लिया, आकार समान हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो सर्वांग सम कब होंगे, ये भी देख लेते हैं। सर्वांग सम और समरूपता में क्या डिफरेंस है, तो देखो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि सर्वांग मतलब सर्व अंग, अंग क्या होते हैं त्रिभुज में, भुजाएं, कोण, सम मतलब समान। कहने का मतलब है एक त्रिभुज पूरी तरह से दूसरे त्रिभुज के समान हो। समान होने का मतलब है आकार भी समान हो, भुजाओं की माप भी समान हो, कोण भी समान हो। मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह अध्यारोपित कर ले तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, उनके सभी भाग समान है। तो देखो यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। आपके सामने दो त्रिभुज दिए हुए ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज। बात कर रहे हैं सर्वांग समता की। सर्वांग समता का मतलब है आपकी जो भुजा ए बी है उतनी ही होनी चाहिए डी। अब अनुपात नहीं देखना, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो डी भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीसी यदि 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसी यदि 4 सेंटीमीटर है तो डीएफ कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोण ए जितना है उतना ही कोण डी होना चाहिए, कोण बी जितना है उतना ही कोण ई होना चाहिए, कोण सी जितना है उतना ही कोण एफ होना चाहिए। मतलब प्रत्येक भाग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम है तो हम फिर कह सकते हैं सर्वांग सम तभी होंगी जब उनके सभी संगत भाग परस्पर बराबर होंगे। सभी संगत भाग का मतलब सभी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, एक त्रिभुज के सभी संगत कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब हम बात करना चाह रहे थे सर्वांग समता की समरूपता से क्या रिलेशन। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सभी भुजाएं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये कोण 60 डिग्री 50 डिग्री और 60 50 110, ये कोण 70 डिग्री, 60 डिग्री 50 डिग्री और ये कोण 70 डिग्री।
ये आ गया आपके पास। इससे पहले हमने जो कोण लिए थे वो 60, 50 और शायद 40 ले लिए थे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये ध्यान रखना अपने को कि सदैव कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें क्या थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। अब हमें करना है ये दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम है, सभी संगत भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों आकृतियां क्या होगी, सर्वांग सम होगी। अब बात करते हैं कि ये सर्वांग सम तो है, तो समरूपता में किस तरीके से कन्वर्ट करना है इनको। तो हमने समरूपता की डेफिनेशन पढ़ी थी, आकार समान होना चाहिए। तो देखो दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, तो आकार समान है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी बात क्या देखते हैं, संगत कोण समान होने चाहिए। तो देखो कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। संगत कोण भी बराबर हो गए, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या, तो AB बटे DE बराबर 5/5 बराबर 1/1, एक अनुपात 1 आ गया। इसी तरीके से BC बटे EF बराबर 6/6, ये भी कितना आ गया, 1/1 आ गया। इसी तरीके से AC बटे DF बराबर 4/4, ये भी कितना आ गया, 1/1। तो देखो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये जो तीनों भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से हमने संगत अनुपात निकाला, तो वो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। मतलब संगत भुजाएं भी क्या है, समान अनुपात में है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और हम ये कहते हैं कि यदि एक त्रिभुज उन तीनों दो त्रिभुजों में बात करें और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो सर्वांग सम त्रिभुज हैं उनमें ऑलवेज समरूपता के गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये आपके पास स्टेटमेंट निकल कर आया कि दो सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। लेकिन इसका उल्टा कहा जाए आपसे कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो हमेशा सर्वांग सम होंगे, ऐसा संभव नहीं है। दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, एक त्रिभुज बड़ा ले लो और एक त्रिभुज छोटा ले लो। इनकी भुजाएं तो क्या होंगी, मान लो समान अनुपात में है, संगत कोण भी बराबर है, आकार भी समान है, तो दोनों त्रिभुज समरूप तो हो गए। अब सर्वांग सम देखना है, तो सर्वांग समता के हम क्या कहते हैं कि दोनों का आकार समान होना चाहिए, एक दूसरे को अध्यारोपित करना चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कोण भी बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से आइडेंटिकल कर नहीं पाएंगे, मतलब इनकी भुजाएं जो